हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्यूशंस। तो इसको पहले हम बेसिकली जानेंगे क्या होता है सॉल्यूशंस, के बाद में डिटेल में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक आपका सॉल्वेंट होता है, दूसरा आपका सॉल्यूट होता है। अब यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं इनको भी अलग से जान लेते हैं कि होते क्या हैं। ठीक है, देखिए आपका जैसे सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है। सॉल्वेंट आपका वो कंपोनेंट है जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें अगर कंपोनेंट्स हैं तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है कंपोनेंट उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट होता है जिसका उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने नोट में मेंशन भी किया है, अ कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। एंड द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट। यानी कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या किसी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट और एक ही सॉल्यूट होता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो दो ही कंपोनेंट्स का हो। देखिए मेनली जो आपके ब्रांड हैं वो दो ही होंगे, सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। बट उसमें हो सकता है दो सॉल्यूट्स हों, दो सॉल्वेंट्स हों। ठीक है, या एक सॉल्यूट हो, दो सॉल्वेंट्स हों, दो सॉल्यूट्स हों, एक सॉल्वेंट हो, कुछ भी हो सकता है। दो सॉल्यूट दो सॉल्वेंट्स भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका केवल दो ही उसमें कंपोनेंट्स हों। मेजर कंपोनेंट्स ज़रूर आपके दो होंगे, बट हो सकता है उसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स हों। जैसे आपके दो सॉल्यूट हों, उसमें उनका कंपोजिशन डिफरेंट हो। तो यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि क्योंकि अब आप 12th क्लास में स्टडी कर रहे होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड अपना मेंटेन रखना पड़ता है। तो उसके लिए ये ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन आपका दो ही कंपोनेंट का हो। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कोई आपका सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक ही सॉल्वेंट है और एक ही आपका सॉल्यूट है। तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें केवल दो कंपोनेंट्स हों। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, बाइनरी सॉल्यूशंस में होता है दो कंपोनेंट्स। ठीक है, टर्नरी का मतलब होता है थ्री, जिसमें थ्री कंपोनेंट्स हों। अब देखिए टू कंपोनेंट्स में तो कंपलसरी है कि आपका एक जो है सॉल्यूट होगा, दूसरा आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक है, कन्फर्म है, दोनों में से एक आपका सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा बाइनरी सोल्यूशन में। बट जो टर्नरी सोल्यूशन है उसमें ज़रूरी नहीं है, उसमें हो सकता है कि दो आपके सॉल्यूट हो, एक सॉल्वेंट हो, या आपका दो सॉल्वेंट हो, एक सॉल्यूट हो। कहने का मतलब है ओवरऑल जब कंपोनेंट्स हम चेक करेंगे, चाहे सॉल्यूट्स हों, सॉल्वेंट्स हों, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स जो हैं आपके वो कितने होंगे? 3 होंगे। ये जो यहाँ पर कंपोनेंट्स हमने दिखाए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं यहाँ पे? सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है। यहाँ पर तो आपके कन्फर्म है दो ही होंगे, बट यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। तो उसमें दो सॉल्यूट्स हो सकते हैं, एक सॉल्वेंट हो सकता है, या फिर दो सॉल्वेंट होंगे, सॉरी दो सॉल्यूट होंगे, एक सॉल्वेंट होगा। कहने का मतलब ओवरऑल जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके 3 होंगे, तभी इसको हम टर्नरी सोल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वार्टरनरी सोल्यूशन। क्वार्टरनरी, क्वार्ट मीन्स होता है 4। ऐसा सोल्यूशन जिसमें 4 कंपोनेंट्स हों। अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें हो सकता है कि 3 सॉल्यूट हों, 1 सॉल्वेंट हो। ठीक है, 2 सॉल्वेंट हों, 2 सॉल्यूट हों, या ऐसा हो सकता है कि 1 सॉल्यूट हो और 3 आपके सॉल्वेंट्स हों। कहने का मतलब ओवरऑल जब हम टोटल करें तो हमें 4 कंपोनेंट्स उसमें मिल जाएं। तो ऐसा जो सोल्यूशन होगा उसे हम बोलेंगे क्वार्टरनरी सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए बेसिक नॉलेज है ये, इसको ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चॉइसेस में आपसे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे कर लिए जाते हैं, इतने इजी होते हैं कि आपने उनको कभी उन पर गौर ही नहीं किया होता है और आपसे वो छूट जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी ही हैं, इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा ताकि ये जब आएँ तो छूटने ना पाएँ। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन केवल सॉल्वेंट के बेसिस पर किया जाता है। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हमने किया है वो केवल सॉल्वेंट के बेसिस पर किया है। आइए इसको समझ लेते हैं कि कौन से सॉल्यूशन आपके गैसियस सॉल्यूशन होते हैं, कौन से सॉल्यूशन आपके लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं,
एंड कौन से सोल्यूशन आपके सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। देखिए जैसे आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्वेंट को टारगेट करेंगे। देखिए जैसे हमें लेना है एग्जाम्पल में, या फिर हमें पढ़ना है गैसियस सॉल्यूशन, तो जो सॉल्वेंट है आपका वो ओवरऑल गैस ही रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए गैस गैस गैस, तीनों में यहाँ पर क्या है, मीडियम सेम है। कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, गैस है। यहाँ पर डिफरेंट है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, यानी कि जो सॉल्यूट है गैसियस सॉल्यूशन में, गैस आपका हमेशा क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, ज़्यादा अमाउंट होगा। अभी यहाँ पे हमने बताया था कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट ही तो हैं ये सारे नीचे तक। तो सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा इनके सॉल्यूशंस में। तो देखिए गैस इन गैस का सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड इन गैस का हो सकता है, एंड सॉलिड इन गैस का हो सकता है। यानी कि जो ये आपके सॉल्यूट्स हैं ये इसमें डिज़ोल्व होते हैं, इसमें घुले होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपका क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट्स है। इसको याद रखने में थोड़ा सा सुविधा रहेगी, ईजी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे गैसेस था तो यहाँ गैसियस सॉल्वेंट हमने दे दिया। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे आपका गैस इन गैस है, एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। लिक्विड इन गैस है, तो जैसे आपका लिक्विड से क्लोरोफॉर्म आपका लिक्विड है, नाइट्रोजन क्या है आपकी गैस है। ऐसे ही वाटर वेपर्स इन एयर, यानी कि जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या है, लिक्विड हैं, एयर आपका क्या है, गैस है, गैस का एक मीडियम है। नेक्स्ट है आपका सॉलिड इन गैस, ये भी आपका एक गैसियस सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि गैस में डिजॉल्व हो रहा है। देखिए कैम्फर जो होता है वो क्या होता है, कैम्फर सॉलिड होता है, उसमें अगर N2 उसके कांटेक्ट में लाएंगे तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, N2 में डिजॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर कैम्फर प्लस नाइट्रोजन, डस्ट इन एयर, यानी कि डस्ट जो है, देखिए यहाँ पे डस्ट क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, एयर क्या है, गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया सॉलिड इन गैस। तो ये जो आपके तीन सॉल्यूशंस बनते हैं इन्हें बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा है, अभी स्टडी किया है, डिस्कस किया है, गैसियस सॉल्यूशन मीन्स गैस इज एज सॉल्वेंट। अब यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, लिक्विड एज इज ए सॉल्वेंट, यहाँ पर एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। अब देखिए गैस इन लिक्विड, एग्जाम्पल है O2 इन वाटर। जैसे जो फिशेज होती हैं वो ब्रीदिंग करती हैं तो वो ऑक्सीजन लेती हैं, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको अपने अंदर ले जाती हैं। ऐसे ही CO2 इन वाटर, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स में जो CO2 डिजॉल्व होती है वो क्या है, वो गैस है, और किस में डिजॉल्व होती है, लिक्विड में। तो यहाँ पर जो CO2 है उसको वाटर में डिजॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ CO2 क्या है, गैस है, वाटर क्या है, लिक्विड है। तो ये आपका एक गैस इन लिक्विड सोल्यूशन है, या फिर एक लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका है लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिजॉल्व किया, जैसे आपका इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। जितने भी सॉल्यूशन हैं वो सब होमोजीनियस होते हैं, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा हमेशा। कोई भी आपका हेट्रोजीनियस है तो दैट्स मीन वो आपका सोल्यूशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल क्या है, लिक्विड है, C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है, वाटर भी आपका लिक्विड है। ऐसे ही मीथेनॉल प्लस वाटर, मीथेनॉल भी आपका एक एल्कोहल है, एल्कोहल क्या होता है, लगभग आपका लिक्विड होता है। तो यहाँ पर इथेनॉल और मीथेनॉल दोनों आपके एल्कोहल हैं, दोनों लिक्विड्स हैं, दोनों का अगर हम वाटर में डिसोल्यूशन करते हैं तो वो क्या बनाएंगे, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशंस बनाएंगे। नेक्स्ट आपका है सॉलिड इन लिक्विड। अगर सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए, बहुत आसान है, इसको आप कॉमनली अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे आपका सुक्रोज एंड वाटर। ठीक है, सुक्रोज एंड वाटर का सोल्यूशन बनाया जाता है जो कि पीने में यूज़ किया जाता है। साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर भी, साल्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुक्रोज एंड साल्ट हैं ये दोनों क्या हैं, सॉलिड हैं, और जो आपको वाटर है वो लिक्विड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ पर ये जितने भी सोल्यूशन अभी हमने डिस्कस किए ये क्या है, लिक्विड सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, लिक्विड आपका एज सॉल्वेंट यूज हुआ है। थर्ड आपका है सॉलिड सॉल्यूशंस। तो सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें गैस इन सॉलिड बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जरूर जाता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। गैस इन सॉलिड, देखिए हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम मेटल पर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है। अभी जब आप एब्जॉर्प्शन फिनोमिना पढ़ेंगे इसी 12th में, ठीक है, आगे ये चैप्टर है तो वहाँ पर इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पैलेडियम मेटल जो कि आपका सॉलिड है उस पर क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो एक सॉल्यूशन टाइप का बनता है जो कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इसको हाइड्रोजन इन पैलेडियम बोलते हैं।
तो यहाँ पैलेडियम क्या है, सॉलिड है, और हाइड्रोजन आपकी गैस है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं, राइट अ सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन इन विच गैस इज डिजॉल्व इन सॉलिड, तो आपका केवल यही एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। नेक्स्ट आपका है लिक्विड डिजॉल्व इन सॉलिड, ठीक है। अब जैसे अमलगम्स होते हैं, यहाँ पे हमने सोडियम अमलगम का एग्जाम्पल दिया है, आप और भी कोई अमलगम ले सकते हैं, जैसे जिंक अमलगम है। कहने का मतलब देखिए, अमलगम का मतलब है तो उसमें आपका मरकरी जरूर आएगा, मरकरी आपका एटलीस्ट जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ मरकरी क्या है, एक लिक्विड मेटल है, मरकरी आपका एक लिक्विड मेटल है। और जो आपका ये उसके अलावा जो सोडियम मेटल आएगा उसमें, तो वो सॉलिड होता है। तो लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है लिक्विड इन सॉलिड। यहाँ पे सॉलिड क्या है आपका सॉल्वेंट है। तो जो आपका ये सोडियम मेटल जो Hg मेटल है, मरकरी है, उसके साथ कोई अगर मेटल आप अटैच करते हैं, मिलाते हैं, तो वो अमलगम बनाता है, ठीक है। तो ये सोडियम अमलगम का एग्जांपल है। आप जिंक अमलगम ले सकते हैं, पोटेशियम अमलगम ले सकते हैं, एल्युमिनियम अमलगम ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मैग्नीशियम अमलगम ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो कहने का मतलब है जितने भी अमलगम्स हैं वो सारे इस टाइप के सॉल्यूशन में एग्जांपल होते हैं, लिक्विड इन डिजॉल्व इन सॉलिड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सॉलिड डिजॉल्व इन सॉलिड। देखिए बहुत ही कम एग्जांपल्स हैं इसके, बट हैं। जो आपका गैस इन सॉलिड है उससे ज़्यादा ही हैं। सॉलिड को सॉलिड में जब डिजॉल्व करते हैं तो आपका सॉलिड सोल्यूशन बनता है। उसका जो एग्जांपल देखिए, एलॉय जितने भी हैं, जितने भी एलॉयज़ हैं जिसमें दो मेटल्स आपके अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर साइज़ के जो होते हैं, उनको मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि होमोजीनियस होता है, तो उसे हम एलॉय बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉपर जो है गोल्ड में अगर आप मिला देते हैं तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, ज़रा सा भी किसी को उस पर डाउट भी नहीं होगा कि इसमें कॉपर मिला हुआ है। तो जो कॉपर और गोल्ड का मिक्सचर होता है वो एक एलॉय की तरह होता है, पूरा ओवरऑल होमोजीनियस होता है। तो इसमें देखिए कॉपर भी आपका सॉलिड है और गोल्ड भी सॉलिड होता है, दोनों आपके सॉलिड हैं। तो यहाँ पर ये आपका सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन है। तो देखिए दो एग्जांपल आप जरूर ध्यान रखिए, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। अभी सॉलिड सॉल्यूशंस को जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का, अभी आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट, उसमें हमने आपको बताया होगा इंटरस्टियल सॉलिड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड, ये सारी चीज़ें अभी आपको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो वहाँ पर एक बार फिर से इसको हम लेके आएंगे और चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए ये है आपका, और इसको नोट कर लीजिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, नहीं तो आपको आगे बहुत ही प्रॉब्लम होगी। अब हम जानेंगे कि जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि देखिए इसको आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी भी किया होगा, बट एक बार फिर से इसको हम रिमाइंड कराना चाहेंगे। देखते हैं यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, जो आपका कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, उसको किस किस वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला वे है आपका मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मास परसेंट का मतलब होता है कि जो जिस कंपोनेंट का आप मास परसेंट निकालना चाहते हैं उसका मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगर वॉल्यूम परसेंट निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल जहाँ पर मास परसेंट में मास था वहाँ पर आप वॉल्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम जिस कंपोनेंट का है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट आपका है पार्ट्स पर मिलियन। देखिए ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपने वहाँ पे स्टडी नहीं किया है, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, इसको ppm से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मतलब है वो बता दूंगा आपको। देखिए 10⁶ पार्ट्स में जो एक पार्ट होता है उसे बोलते हैं ppm। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है, मास ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का आप निकालने जा रहे हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में है, मल्टीप्लाई बाय 10⁶। ये जो होता है ये ppm, ये भी परसेंटेज में ही आता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स पर मिलियन है, ध्यान रखिएगा, पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में कितना पार्ट है उसे ppm बोलते हैं। जैसे आपका एग्जांपल अगर लें 10 ppm SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मतलब ये होगा 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 10 सेंटीमीटर क्यूब SO2 जो है वो प्रेजेंट है 10⁶ सेंटीमीटर यानी कि 10�3 लीटर ऑफ एयर में, ठीक है। तो यहाँ पर 10⁶ अमाउंट में कितना पार्ट उसका वो है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होता है कि जो आपकी ये यूनिट यहाँ है वही आपकी यहाँ भी होनी चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से पार्ट्स पर मिलियन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। थर्ड आपका है मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
हमेशा मोलैरिटी जो है सॉल्यूट की निकाली जाती है। तो यहाँ पर जो मोल्स है वो निकालना आप जानते हैं। मोल्स का जो फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अगर आपका एटम है तो एटम का एटॉमिक मास हो जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के लिए मॉलिकुलर मास हो जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम जो है वो हमेशा आपका लीटर में होना चाहिए। कभी कभी न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसमें लीटर में नहीं दिया होता है, उसमें ml में दे देते हैं, तो उसको पहले लीटर में चेंज कर लेंगे, उसके बाद में इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम मोलैरिटी निकालेंगे। अब देखिए कुछ आपके सॉल्यूशंस स्पेशल नेम से मेंशन कर दिए जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें मोलैरिटी आपको जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं। पहला आपका जैसे 1m का मतलब होता है मोलर सोल्यूशन। कहीं भी न्यूमेरिकल में अगर मोलर सोल्यूशन का जिक्र किया गया है या उसको मेंशन किया है तो उसका मतलब है कि वो जो सोल्यूशन है वो 1 मोलैरिटी का है, ठीक है। 1m सोल्यूशन को मोलर सोल्यूशन बोलते हैं। सेकेंड आपका है m/2। m/2 का मतलब होता है सेमी मोलर सोल्यूशन। कहीं अगर न्यूमेरिकल में आपको मेंशन कर देता है कि सेमी मोलर सोल्यूशन है और उसका कुछ डेटा निकालना है, तो वहाँ पर आप तुरंत समझ जाइए कि वो जो आपका सोल्यूशन दिया है उसकी मोलैरिटी 1/2 या फिर वो m/2 सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है m/10। m/10 का मतलब होता है डेसी मोलर। देखिए जो मोलर, सेमी और डेसी ये थोड़े से मिलते जुलते हैं। m/10 मीन्स डेसी मोलर सोल्यूशन। तो कहीं डेसी मोलर सोल्यूशन अगर मेंशन है उसका मतलब उसकी जो मोलैरिटी है वो m/10 यानी कि 1/10 है। नेक्स्ट आपका है m/100। m/100 का मतलब है सेंटीमोलर सोल्यूशन। सेंटीमोलर सोल्यूशन का मतलब m/100, और m/1000 अगर कहीं पे है या फिर मिली मोलर सोल्यूशन अगर कहीं मेंशन है न्यूमेरिकल में या कहीं भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, तो तुरंत आप समझ जाइए कि वहाँ पर m/1000 आएगा। तो देखिए ये जो डिटेल है ये थोड़ा सा लर्निंग स्किल की है, और इसको ज़रूरी इसलिए ये है क्योंकि आपका न्यूमेरिकल है। ज़रूरी नहीं है कि सीधा सीधा वहाँ मोलैरिटी दे दें, आपको मास पूछ लें, ठीक है, या कुछ और पूछ लें, वॉल्यूम पूछ लें। उसमें हो सकता है कि ये न्यूमेरिक के बजाय में ये आपके वर्ड्स मेंशन कर दें, जिनकी वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो ये आप जो m/100, m/1000, 1m, m/2, m/10 इस तरह से जो हैं इनको लर्न रखिएगा। नेक्स्ट आपका है मोलैरिटी। मोलैरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है उसमें होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए मोलैरिटी और मोलैरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ भी था, इसमें भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ भी है। इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, बट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जो आपका मास है वो डिनोमिनेटर में रहता है। तो इतना डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, बहुत मिलता जुलता है ये दोनों टर्म। और एक चीज़ और बता दें कि जो आपका मोलैरिटी है वो ज़्यादा बेटर माना जाता है मोलैरिटी से। क्यों माना जाता है? क्योंकि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेंशन है। मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, वॉल्यूम का टर्म आता है, ठीक है। तो वॉल्यूम का टर्म जो है वो टेम्परेचर से चेंज हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपैंड हो सकता है, बढ़ सकता है। तो जब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। इसलिए टेम्परेचर के साथ में मोलैरिटी चेंज हो जाती है। बट जो मोलैरिटी है इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। मास कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। तो जब आपका टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा ये मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आपकी मोलैरिटी नहीं चेंज होगी, क्योंकि मोल्स टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं होता है मोल से। मोल्स को नहीं चेंज कर सकता टेम्परेचर। यहाँ भी आपका मोल्स को नहीं चेंज कर पाए, केवल यहाँ वॉल्यूम चेंज होता है और यहाँ पर मास जो है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर मोलैरिटी जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब टेम्परेचर से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें। किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी सोल्यूशन की आप कंसंट्रेशन मोलैरिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन मोलैरिटी के। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर से चेंज भी हो सकती है, बट ये आपके टेम्परेचर से चेंज नहीं होती। तो मैंने एक इस नोट में इसको मेंशन किया हुआ है। इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपका बनता है, ठीक है। थ्योरेटिकल भी बनता है, असर्शन रीजन टाइप का भी बनता है, और आपका एक क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंसिव बनता है। पैसेज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आ सकता है, जिसको हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। तो वो भी आपका एक एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो उसके लिए ये आपका नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें केवल नंबर ऑफ मोल्स ही इन्वॉल्व होता है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता, केवल मास ही मास होता है। मोल्स का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि गिवन मास, जो भी आपका क्वेश्चन में गिवन मास है,
और दूसरा जो है जो आपका मोलर मास है। अगर आपका मॉलिक्यूल है उसका मोल्स निकालना है तो मोलर मास आएगा, और अगर वो आपका एटम है तो उसका एटॉमिक मास यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए दोनों मास ही हैं नंबर मोल्स में। तो यहाँ पर जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो क्या होता है मैं बता दूँ आपको। देखिए सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो कंपोनेंट का निकालते हैं। अब सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं ये आपको तभी पता चलेगा जब न्यूमेरिकल दिया होगा या फिर कुछ डेटा आपका गिवन होगा। मान लेते हैं जैसे 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट है और एंड सॉल्वेंट है। तो जैसे आपका किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जिसका आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें हैं, सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, तो दोनों के मोल्स का टोटल कर देते हैं। यानी इसको हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए निकाला जाता है। अगर हम मान लें कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें Na, ये हम मेंशन कर रहे हैं Na एंड Nb, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं। Na जो है आपका सॉल्यूट का मोल है, Nb आपका सॉल्वेंट का मोल है। तब अगर हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन XA हो जाएगा जब उसका नंबर ऑफ मोल्स Na है। तो यहाँ पर देखिए Na अपॉन Na प्लस Nb, यानी कि Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि ये जो Na प्लस Nb लिखा है ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में ही दोनों चीज़ें हैं। ऐसे ही दूसरे कंपोनेंट का जब निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XB हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb है, B इसमें सब्सक्रिप्ट है तो यहाँ X के साथ भी B आ जाएगा। इसका हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। यहाँ पर Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो ये Na प्लस Nb क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए ये जो आप मोल फ्रैक्शन आप निकालते हैं, अगर आपको एक बेसिक आइडिया ये हो जाए कि जो नंबर ऑफ मोल्स, जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है सारे कंपोनेंट्स का किसी भी सॉल्यूशन में, वो हमेशा उसका जो सम है वो 1 आता है। अभी यहाँ पर हम 2 कंपोनेंट लिए थे तो दोनों के मोल फ्रैक्शंस का एडिशन 1 आएगा। अगर 3 कंपोनेंट होते तो तीनों का मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 आता। 4 होते तो चारों के मोल फ्रैक्शंस का एडिशन 1 आता। 5 होते तो 5 का भी आ जाता। ऐसे ही n कंपोनेंट्स हों तो n कंपोनेंट्स के जो मोल फ्रैक्शंस हैं उनका एडिशन हमेशा 1 आता है। तो देखिए इस तरीके का एक इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। कैसे, देखिए जैसे मान लिया आपने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल लिया, अब आपको सॉल्वेंट का निकालना है। तो आप क्या करिए, जो मोल फ्रैक्शन आपने सॉल्यूट का निकाला है 1 में से उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि टोटल तो 1 में ही रहेगा। तो 1 से जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसको निकाल देंगे, तो जो बचेगा वो मोल फ्रैक्शन आपका सॉल्वेंट का निकल आएगा, वही आपका बचेगा। ऐसे अगर 3 कंपोनेंट हैं तो आप क्या करिए, पहले 2 कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर लीजिए, किन्हीं 2 कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लीजिए। जो थर्ड आपका नहीं कैलकुलेट किया है आपने, उसको क्या करिए 1 लिखिए और उन दोनों के मोल फ्रैक्शंस को 1 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों के जिनको आपने कैलकुलेट किया है उनके मोल फ्रैक्शंस के एडिशन को उससे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपका जो आंसर है वो जो आपका अननोन कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये आपका कुछ डिटेल है। अब देखिए एक चीज़ और बता दें, मोल फ्रैक्शन अगर क्वेश्चन किया जाता है कि क्या ये टेम्परेचर से चेंज होता है, तो देखिए मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अगर इसको फर्दर और हम डिटेल में जाना चाहें तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपका मास बाय मास होता है रेशियो। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो जब मास आपका टेम्परेचर से चेंज ही नहीं हो सकता है, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, तो जब आपका मोल फ्रैक्शन मोल्स आपका नहीं चेंज हो रहा है, मास नहीं चेंज हो रहा है, तो मोल भी नहीं चेंज होगा, मोल भी नहीं चेंज होगा। तो जो मोल फ्रैक्शन है आपका उसमें मोल्स ही मोल्स हैं सब, तो आपका मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें ऐसी हैं जो टेम्परेचर से चेंज नहीं होती हैं, एक आपका मोल फ्रैक्शन है, एक मोलैलिटी है। अगर क्वेश्चन किया जाता है कि आपसे कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो देखिए दोनों ही अच्छे हैं क्योंकि दोनों टेम्परेचर से चेंज नहीं होते हैं। तो उसको नोट कर लीजिए और नीचे जो फॉर्मूला हमने रेक्टेंगल में क्लोज किया है उसे ज़रूर नोट कर लें। उसका यूज आप मोल फ्रैक्शंस वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें करेंगे।
नेक्स्ट है आपका कुछ रिलेशंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं कैलकुलेशन के लिए। जैसे आपका रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी देख सकते हैं यहाँ पे। जो मोलैलिटी है, स्मॉल एम मोलैलिटी है, कैपिटल एम आपका मोलैरिटी है, और जो डी है आपका वो डेंसिटी होता है। अगर क्वेश्चन आपका होगा तो उसमें डेंसिटी जरूर मेंशन होगी। और एम डब्ल्यू जो है वो सॉल्यूट का मोलर मास है। तो ये जो फॉर्मूला है ये तब लगाते हैं जब आपको मोलैलिटी या मोलैरिटी में से कोई एक दिया हो और दूसरा पूछा जा रहा हो, तो इसको सीधे आप ध्यान रखें, वो ज़्यादा बेटर है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन है उसमें आपसे मोलैरिटी पूछ रहा है तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। यहाँ पर जो टर्म्स यूज़ हुए हैं उनका मतलब मैं आपको बता दूं। जैसे x2 है, x2 का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मैंने यहाँ मेंशन किया है। सॉल्वेंट का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। x1 का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। m1 का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट, और m2 का मतलब है मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट के लिए दोनों 2 वाले हैं टर्म्स, और जो 1 सबस्क्रिप्ट के साथ हैं वो आपके दोनों सॉल्यूट के लिए हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर भी डी जो है आपका वो डेंसिटी है, ठीक है। स्मॉल एम आपका कैपिटल एम क्या है, मोलैरिटी है, और यहाँ एक्स वाले जो टर्म्स हैं वो आपके मोल फ्रैक्शंस हैं। अगर देखिए दोनों में से कोई एक भी मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो वो आपका हमेशा कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का जो एडिशन है वो 1 होता है। एक दिया है दूसरा अपने आप निकल आएगा। थर्ड जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन देखिए, स्मॉल एम जो है आपका वो मोलैलिटी है, एक्स जो है आपका x1 एंड x2 ये क्या हैं आपके मोल फ्रैक्शंस हैं, और x1 x2 यही हैं आपके। जो x2 है वो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, x1 जो है वो आपका सॉल्यूट का है। तो यहाँ पर m1 जो है आपका वो क्या हो जाएगा, m1 आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट ये क्या हो जाएगा, m1। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला तब आप यूज करेंगे जब आपको मोल फ्रैक्शन दिया हो, मोलैलिटी निकालनी हो, या फिर मोलैलिटी दी हो, मोल फ्रैक्शन निकालनी हो। फॉर्मूले जरूर लर्न रखिएगा ताकि न्यूमेरिकल्स जो सीधे सीधे होते हैं वो फटाफट आपसे हो जाएं। नेक्स्ट आपका है मास परसेंट। अगर मास परसेंट आपको निकालना हो मोल फ्रैक्शन से, जैसे आपका x है, यहाँ पर x क्या है, मोल फ्रैक्शन है। जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन को सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज करते हैं कि कोई आपका सोल्यूशन है, उसमें 2 कंपोनेंट हैं A एंड B, आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ A, तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू 100। अगर B का निकालना है मास परसेंटेज तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B मल्टीप्लाई बाई 100, इस तरह से करेंगे तो निकल आएगा। नेक्स्ट आपका है वॉल्यूम फ्रैक्शन। यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज अगर निकालना हो आपको तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन पहले आपको जानना पड़ेगा। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज जिस कंपोनेंट का निकालना है उस कंपोनेंट का वॉल्यूम फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल जैसे मास परसेंट था वैसे ही ये भी होता है। तो यहाँ पे देखिए मास परसेंट में जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है, बट जो आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन है वो वॉल्यूम से सीधे रिलेटेड है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स आपका नहीं होता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन। मान लेते हैं कि कोई आपका सोल्यूशन है, उसमें 2 कंपोनेंट हैं, कैपिटल A एंड कैपिटल B। यहाँ पर VA जो लिखा है, VA एंड VB ये दोनों क्या हैं, ये कंपोनेंट्स के वॉल्यूम हैं। VA का मतलब है ये कंपोनेंट A का वॉल्यूम है, VB का मतलब है कंपोनेंट B का वॉल्यूम है। जब दोनों वॉल्यूम आपको पता होंगे तो जब वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालेंगे A का तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ A अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन A एंड B दोनों का। ऐसे ही वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ B निकालेंगे तो क्या आएगा, VB अपॉन VB का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ B कंपोनेंट। यानी जिस कंपोनेंट का आप वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालेंगे उसका वॉल्यूम आप न्यूमरेटर में रखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और ये आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन है। अब देखिए अगर क्वेश्चन क्या आता है कि मोल फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन दोनों में से टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा है, तो देखिए वॉल्यूम फ्रैक्शन आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स के टर्म आए हैं। अभी हमने आपको बताया था कि वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर से चेंज हो जाता है, एक्सपेंड कर सकता है, कम करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो आपका
वॉल्यूम फ्रैक्शन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बट जो मोल फ्रैक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है मैंने आपको डिस्कस किया है, क्योंकि मास जो है वो आपका होता है मोल फ्रैक्शन में, और यहाँ वॉल्यूम जो है आपका वो वॉल्यूम फ्रैक्शन में होता है। इसलिए मास आपका टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं होता, टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं करता है, बट वॉल्यूम पर करता है। इसलिए वॉल्यूम फ्रैक्शन टेम्परेचर से चेंज हो सकता है, बट आपका मोल फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये बेसिक्स हैं, और अगर ये लर्न कर लेते हैं तो आई थिंक आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड होने से बच जाएगा। उतने समय में कुछ और भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम्स में। तो ये फॉर्मूले लर्निंग स्किल के हैं, इनको लर्न कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपकी वर्कशीट है जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ आपके क्वेश्चन जो हैं रीजनल टाइप के हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इनको आपको करना है। और जो लोग वीडियो को नहीं वॉच किए हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को वॉच करिए, और आई थिंक आपके ये जितने भी क्वेश्चन हैं वर्कशीट में सारे के सारे हो जाएंगे।